इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म भरने में जो समस्याएं आपको आ रही हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उन पॉइंट्स पर। और इसमें मैं 2 पॉइंट्स कवर करूंगा, जिसमें एक है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है। इसमें भी खासकर जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपीयरिंग है उनका जो दिक्कत है, क्योंकि अभी तक उनके रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, क्या करना है उनको। और जो लोग एज क्रॉस कर चुके हैं 27 या फिर 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि अगर उनको एज का रिलैक्सेशन मिलता है तो उनको किस तरह से अप्लाई करना है, इन 2 पॉइंट्स पर हम कवर करेंगे। एसएससी के जब टियर 2 के एग्जाम हो जाते हैं, खासकर सीजीएल और सीएचएसएल में जब मेंस का आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद से लेकर के पोस्ट प्रेफरेंस, स्टेट ऑप्शन, ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रेजिग्नेशन, इन सब मुद्दों को मैं कवर करता हूँ। मेरी एक बुक आती है गोल्डन बुक के नाम से, अगर आपने पीछे के एग्जाम्स दिए हुए हैं सीजीएल और सीएचएसएल के, जरूर वो बुक आपको मिली होगी। तो इन सब पॉइंट्स को मैं बहुत बारीक से कवर करता हूँ। मेंस के एग्जाम के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ रहता है उनका सोल्यूशन, क्या कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रुकती है नहीं रुकती है, और किन किन कारणों से दिक्कतें पैदा होती है कैंडिडेट्स को, मैं वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर रहा हूँ। देखिए, होता ये है कि कैंडिडेट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और वो एग्जाम्स पर फोकस नहीं कर पाते। किसी के फादर के नेम के स्पेलिंग में दिक्कत है, किसी के में कोई हल्की सी गड़बड़ है, या फिर किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया अपना, या ग्रेजुएशन का परसेंटेज गलत भर दिया और उसको लेके परेशान होते रहते हैं कि क्या कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, या किसी का सर्टिफिकेट उस लेवल का नहीं बना हुआ है, किसी का 10th का 12th का डुप्लीकेट मार्कशीट बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर कैंडिडेट परेशान रहते हैं, लेकिन इन सब से होता कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप एक्चुअल में आपको सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को दिखाना होता है तो क्या डिपार्टमेंट का क्या कुछ रहता है और क्या किसी इसकी वजह से किसी की नौकरी गई है या रुकी है, वो सारी चीजें मैं कवर करता हूँ। लगभग हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीजीएल में सेलेक्ट कैंडिडेट हो या सीएचएसएल का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइएगा, ये सारी चीजें आराम से देख लीजिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी ग्रुप के अलग अलग ग्रुप के एडमिन सुन रहे होंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये वीडियो मिलने से उनके अगर छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे और वो फोकस करेंगे अपने एग्जाम्स पर। ट्विटर का नीचे लिंक दिया है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पा रहा हो, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ यूट्यूब, टेलीग्राम, बाकी अदर प्लेटफॉर्म के रिप्लाई के। आप ट्विटर पे जरूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। ट्रैफिक वहाँ ज़्यादा नहीं है और बाकी अदर लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, आप जरूर मुझे ट्विटर पे फॉलो करके रखिएगा। तो इनमें सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी मई और जून के महीने में अपने फाइनल ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। सीजीएल का फॉर्म आ गया है, जो कट ऑफ डेट रखी गई है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका जो मार्कशीट आना चाहिए वो 1 अगस्त 2024 से पहले आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका रिजल्ट, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो देखिए, कोई भी अगर आपका इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, सभी के पर प्रेशर रहता है कि फाइनल ईयर का मार्कशीट 30 जून तक आपको रिलीज करना है। अगर कहीं डिले होता है तो वो आपको 31 जुलाई तक, यानी जुलाई के मिड वीक तक दे देंगे। तो आप अपीयरिंग डाल करके आप अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या कैंडिडेट फेस करते हैं कि मानते हैं कि आपका ऑनलाइन रिजल्ट आता है मई में या जून में, या फिर मान लेते हैं कि 15-20 जुलाई को भी आता है, तो ये इंटरनेट पर आता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी आपको मार्कशीट छाप के देती है, यानी कि जब आपको हार्ड कॉपी मिलती है, तो कई जगह पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है कि जो उसमें डेट प्रिंट रहता है रिजल्ट में, वो मान लेते हैं कि अगर कट ऑफ डेट 1 अगस्त है, उन्होंने सितंबर प्रिंट कर दिया या अक्टूबर प्रिंट कर दिया। ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बताऊं कि आप अभी अपीयरिंग डाल के आप अप्लाई कर दीजिए। जो भी आपका परसेंटेज रहा है 3rd ईयर तक का, उसी के आसपास का अगर परसेंटेज भरना है तो भर के आप अप्लाई कर दीजिए। रही बात कि अगर डेट पर प्रिंट आता है बाद का, तो अभी जो रिजल्ट आपका ऑनलाइन आएगा, यानी कि जो इंटरनेट पर आएगा, उसकी एक प्रिंट आउट निकाल के आप रखिएगा। और अगर ऐसा कोई नोटिस जब रिजल्ट डाला जाएगा तो वेबसाइट पर नोटिस जरूर होगा, उसकी भी एक कॉपी निकाल के रखिएगा। जब अगर प्रिंट ऐसा आता है कि आपके मार्कशीट पर डेट अगर अगस्त के बाद का छाप के देते हैं वो, तो एक एनओसी यूनिवर्सिटी लिख के आपको जारी कर देगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो लिखते हैं कि रिजल्ट हमारा इस डेट को आ गया था, प्रिंट इस डेट को हुआ है, तो उसके वजह से अगर आप यूनिवर्सिटी पे आप जाओगे और वो आपको एनओसी मिल जाता है तो आप डीवी करा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
दूसरी दिक्कत ये रहती है कि सर मेरा जो मार्कशीट है वो तो चलो 1 अगस्त से पहले आ गया, लेकिन जो मेरी डिग्री मिलेगी, देखिए मार्कशीट अलग होती है और डिग्री अलग होता है। डिग्री जो जनरली मिलती है वो कॉलेज पूरा करने के 1 से 2 साल के बाद देता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल है। दूसरी जगह पर देखोगे स्टेट में तो 4 से 5 साल तक भी कैंडिडेट को ओरिजिनल डिग्री नहीं मिलती है। उस केस में, डिग्री के केस में अगर मैं बता दूं तो आपको एक प्रोविजनल डिग्री मिलता है, उससे आपका डीबी का काम हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जब ओरिजिनल मिलेगा तब आप दे सकते हो। और ये जो कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024, ये आपके मार्कशीट की यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट की डेट होती है, ये सर्टिफिकेट की डेट नहीं होती है, यानी कि आपकी डिग्री की डेट नहीं होती है। डिग्री की डेट से कट ऑफ डेट नहीं निकाला जाता। अगर आप इसको लेके पैनिक होगे तो एक बार कमेंट में जरूर डालिएगा। जो आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट पे जो डेट होती है उस डेट से देखी जाती है कट ऑफ डेट। कई सारे लोग जिनका अभी CGPA वाला पैटर्न है या फिर दूसरा पैटर्न है, अगर आप देख रहे होगे और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो 7 सेमेस्टर जो आपके हो गए हैं स्टार्टिंग के, उनका आप एवरेज भर दीजिएगा। परसेंटेज अगर आप गलत भर देते हो, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन का परसेंटेज गलत भर गया, मेरा CGPA गलत भर गया, उससे कोई समस्या नहीं है आपका। आप 7 सेमेस्टर के जो भी एवरेज होगा वो फिल कर दीजिएगा। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन करी है कि नहीं करी है। आप टॉपर हो या 3rd डिवीजन पास हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहता। अब बात करते हैं 10वीं को लेके। देखिए 10th का जो मार्कशीट है आपका, वो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 3 जो चीज़ें जो बेसिक आपकी डिटेल होती है वो वहीं से वेरीफाई होता है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये ध्यान रखना है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आप 10th का जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जन्म तिथि भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने में बहुत दिक्कत आपको फेस होगी, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार 10वीं की मार्कशीट देख करके जो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वही फिल करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि 10th में जो दिक्कतें आती है, उसमें वो दिक्कत आती है कि मेरे फादर का नाम में स्पेस की दिक्कत है, सरनेम गलत हो गया है, या फिर किसी के अगर मदर का नेम लिखा है वहाँ, तो अगर आपके पेरेंट्स के नाम के स्पेलिंग में या सरनेम गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी है, बिल्कुल भी पैनिक मत लीजिएगा। उसके लिए एक एफिडेविट बनता है और उससे ज्वाइनिंग आपकी नहीं रुकेगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे हैं CGL का। अगर आप वीडियो स्क्रॉल करोगे, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होगे, मैं पिछले 5 सालों से यही चीज़ कवर करते आ रहा हूँ। आप देखोगे कि मैं जब DV स्टार्ट होता है तो ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ, और जो कैंडिडेट है वो भी कम्युनिकेट में रहते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है आपका। जो अभी आपके नाम के स्पेलिंग में दिक्कत है, आपके मदर के नेम में, फादर के नेम में, तो उसका एफिडेविट बनता है, उससे काम आपका हो जाएगा। अगर आपका डुप्लीकेट मार्कशीट इशू हुआ है, कई लोगों का ये भी रहता है कि सर मेरा डुप्लीकेट मार्कशीट मिला हुआ है, 10th का खो गया था, तो वो भी आपका एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उसको भी लेके पैनिक मत होइएगा, एग्जाम पर फोकस करिएगा, वो चल जाता है। अगर मान लेते हैं कि 2010 में आपने 10th का एग्जाम पास करा है, लेकिन जो डुप्लीकेट बन के आया है वो 14 का बन के आया है, 15 का बन के आया है, उस पर डेट अलग छपा हुआ है, तो भी मत घबराइएगा। जो 2010 है आप वही फिल करिएगा, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डुप्लीकेट वाला वो चल जाएगा, उससे आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी। 12th के लिए भी सेम कहानी है। 12th में भी अगर आपका 12th का बहुत जगह नहीं देखते हैं, क्योंकि 10th से ही आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम अगर ये है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। 12th में अगर कहीं कोई इशू है या आपका 12th का मार्कशीट खो गया है, डुप्लीकेट बना हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपका, उससे आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं किया जाएगा। अगर 12th की जगह पर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे मैसेज रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी इक्विवेलेंट हो रहता है आपका, और उससे आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं यार एज रिलैक्सेशन को लेकर। यार इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर के सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे CGL का, तो उसमें जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज कैलकुलेट किया जा रहा है 1 अगस्त 2024 तक। इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आप एलिजिबल है उसके लिए। अब इसमें जो दिक्कत है आपका, वो ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है, OBC, SC, ST या फिर PWD में है, और अगर आपका जो एज है वो 27 क्रॉस कर चुका है या 30 क्रॉस कर चुका है आपका, 2 तरह की पोस्टें रहती हैं आपकी। एक वो जो ग्रुप C की पोस्ट है, उसका कट ऑफ डेट यानी कट ऑफ एज जो है, उम्र उसकी 27 साल होनी चाहिए, और बाकी जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उसका कट ऑफ जो है वो 30 साल रहता है आपका। अगर GSO की बात करें तो 32 साल है, वो एक केवल उसी एक पोस्ट के लिए, राइट। तो अगर आप 27 पार कर चुके हैं आपका, या 30 पार कर चुके हैं, तो आपको एज में छूट लेने के लिए, राइट,
आप अपनी कैटेगरी, वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, तो उस पर यस करके और आपका जो भी कैटेगरी होगा, अगर आप SC/ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट रहती है, OBC के लिए 3 साल की रहती है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए अपना उसी हिसाब से रहता है, राइट। PWD के लिए भी रहती है आपका, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और देन आप आगे मूव कर जाइएगा। जब आप एज रिलैक्सेशन पे टिक कर देंगे तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 27 वाले के लिए भी रहोगे, अगर मानते हैं आपकी उम्र अगर आप 31 साल हो गई सपोज करते हैं, राइट, तो आप 27 में 5 ऐड करोगे, यानी 32 साल आपका, उधर 5 साल का छूट मिल गया, और 30 वाले के लिए 35 साल तक की छूट आपको मिल गई। तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ग्रुप C और ग्रुप B पोस्ट के लिए। बहुत सारी दिक्कतें ये तब आती हैं जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो कि सर मेरा तो एज 27 क्रॉस हो चुका था लेकिन मैं एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब SSC DV किया करती थी तो ये दोबारा से ऑप्शन मिल जाया करता था, अब SSC DV नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं और अगर आपने 3 साल की कंटिन्यू सर्विस कर ली है तो आप 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो, आपको एज का छूट रहता है वहाँ, लेकिन वहाँ पर केवल आप ग्रुप C पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। तो अगर देखो, अगर आप SSC के थ्रू, CGL या CHSL के थ्रू कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है कि 1-2 इंक्रीमेंट का ही फ़ायदा मिले, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो डायरेक्ट एग्जाम ही दे देते हैं, कम ही एज के होते हैं कैंडिडेट, राइट। फिर भी अगर आपको ये रिलैक्सेशन लेना होगा ग्रुप C पोस्ट के लिए तो आप वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, लेकिन 3 साल की कंटिन्यू सर्विस आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट बना के नहीं देना होता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से काम हो जाता है। इसको भी लेके कैंडिडेट परेशान रहते हैं, आपको कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहता। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, आप एक एक करके सारा अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। यूट्यूब के अलग अलग मैं वीडियोस के थ्रू कोशिश करूंगा उनको कवर करने के लिए। बिल्कुल भी देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, सर्टिफिकेट्स को लेकर के, SSC की कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी को लेकर के कुछ भी रहे, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। एग्जाम सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आपके लिए है, वो अच्छा स्कोर करिए, Tier 1 क्लियर करिए, Tier 2 में अच्छा डिसेंट स्कोर लाइए, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। ऐसा एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ लॉजिक, कि अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर आपने फेक नहीं कुछ करा है आपने, राइट, आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी। कोई भी दिक्कत हो, आपका भी नाम गड़बड़ भर गया हो, ठीक है, आपने अगर अप्लाई करते वक्त वो भी चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मैटर हुए हैं पीछे जिनमें कैंडिडेट का भी नाम गलत भर गया, उसने सरनेम आगे पीछे कर दिया, राइट, तो भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस मेन जो चीज़ है वो जेन्युइन होना चाहिए। आपका बायोमेट्रिक वहाँ पर होता है, आपका वेरिफिकेशन जो होता है वहाँ पर Tier 1 और Tier 2 का, वो सब तरीके से होता है। डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी दिक्कतें जो है आपकी, जिसकी वजह से 2-3 महीने का डिले होता है, आपका डिपार्टमेंट रोक देता है वो, उन सब चीज़ों के लिए अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के सब वीडियोस देख लीजिए ताकि गलतियां ना हो आपसे। और कोई भी तरह की नेगेटिव विचार लेकर के आप अपने एग्जाम को नुकसान ना करिए, एग्जाम पर फोकस करिए, पढ़ाई करिए, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे आपकी ज्वाइनिंग रुक जाए। बाकी और किसी तरह की हेल्प चाहिए आप मुझे ज़रूर लिखेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए।